हेलो दोस्तों, राजा जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मेरा इतिहास में तीसरा दिन होगा। भारतीय इतिहास में आज मेरा तीसरा दिन है, जो कि मैं बीपीएससी सुपर फास्ट कोर्स में हूँ। आप लोगों को पता ही होगा कि आज हम जानेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य, मौर्यकालीन इतिहास के स्रोत। तो आज दोस्तों जानेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्यकालीन इतिहास के स्रोत। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इसका साहित्य। मौर्य साम्राज्य का साहित्य देखते हैं। ब्राह्मण साहित्य में पुराण, उसके बाद कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो दोस्तों, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसका विषय था राजनीतिक, भाषा संस्कृत, और यह 15 अधिकरण में बटा हुआ था। सप्ताक सिद्धा छठे अधिकरण। दोस्तों, यह 15 अधिकरण में बटा हुआ था, छठे अधिकरण में। विशाखा दत्त कृत नाटक मुद्रा राक्षस, कथा सरित सागर एवं बृहत कथा मंजरी। बौद्ध ग्रंथों में दीपवंश, महावंश, टीका, महाबोधि वंश, दिव्यावतान। जैन ग्रंथों में भद्रबाहु के कल्पसूत्र एवं हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन मिले हैं। चीनी यात्रियों में प्रमुख है फाहियान, हेनसांग और इत्सिंग। तो दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि चीनी यात्री जो भारत आए थे उसमें प्रमुख है फाहियान, हेनसांग और इत्सिंग। आप जानते हैं दोस्तों मौर्य साम्राज्य के पुरातत्व के बारे में। इस काल के पुरातात्विक साक्ष्यों में अशोक के लेख अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के करीब 37 अभिलेख मिले हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगला नेक्स्ट टॉपिक पर। मौर्य शासकों का संक्षिप्त राजवंशीय इतिहास। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य सैंड्रोकोटस अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में मगध के राज सिंहासन पर आसीन हुआ। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसे हम सैंड्रोकोटस के नाम से भी जानते हैं। और मात्र 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के शासक घनानंद को हराकर राज सिंहासन पर आसीन हुआ, और ये किया अपने गुरु चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से। ब्राह्मण साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कुल में बौद्ध एवं जैन साहित्य के ग्रंथ उसे क्षत्रिय कुल में उत्पन्न बताते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान, फारस से लेकर पूर्व बंगाल तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक, मैसूर तक विस्तृत था। जैन धर्म का अनुयायी उसके दरबार में मेगास्थनीज, सेल्यूकस का दूत, इंडिका पुस्तक का रचयिता। तो दोस्तों, इसके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज रहते थे, जो सेल्यूकस का राजदूत था। उसे किसने भेजा था? सेल्यूकस ने भेजा था। और मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखा, उसका नाम है इंडिका। ये बराबर पूछे जाते हैं, आप लोगों को याद रखना है कि मेगास्थनीज की पुस्तक जो है वो है इंडिका। जैन धर्म का अनुयायी, और दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध जैन धर्म से था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को पराजित कर उसके बेटी से विवाह एवं दहेज में 4 राज। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित कर दिया और उसके बेटी से विवाह किया, तो उसे दहेज में 4 राज मिला। तो जानते हैं दोस्तों वो राज कौन कौन सा है? हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, काबुल प्राप्त किया, और सेल्यूकस को 500 हाथी दिया। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस ने 4 राज दिए। चारों राज का नाम याद रखना है, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, काबुल। और इसके बदले सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दिया। मृत्यु कर्नाटक के श्रवणबेलगोला के चंद्रगिरी पर्वत पर संलेखन के द्वारा 298 ईसा पूर्व में हुआ। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी पर्वत पर, कौन पर्वत पर? तो चंद्रगिरी पर्वत पर संलेखन के द्वारा 298 में ईसा पूर्व में हुआ। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं बिंदुसार। बिंदुसार का कार्यकाल था 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र व उत्तराधिकारी था, जिसे यूनानी लेखक अमित्रोचेटस कहते थे।
तो दोस्तों बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था एवं उत्तराधिकारी भी वही था, जिसे अमित्रघात, बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता था। यूनानी लेखक एथेनियन के अनुसार बिंदुसार ने यूनानी शासक एंटियोकस को पत्र लिखकर यूनानी मीठी शराब, सूखे अंजीर तथा एक दार्शनिक की मांग की थी। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। उसने 25 वर्षों तक राज किया। तो दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना है कि बिंदुसार 25 वर्षों तक राज किया था। उसके समय में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ, जिसे दबाने के लिए सुसीम और अशोक को भेजा। तो दोस्तों बिंदुसार के समय में अमात्य के अत्याचार के कारण 2 बार विद्रोह हुआ, जिसे दबाने के लिए पहले सुषुम को भेजा गया, वह असफल रहा। उसके बाद अशोक को भेजा। अशोक ने बड़ी आसानी से विद्रोह को दबा दिया और बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व के लगभग हुई। कब हुई दोस्तों? तो 273 ईसा पूर्व के लगभग हुई। और मैं दोस्तों बता दूं कि बिंदुसार जो था उसे अमित्रघात के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि बिंदुसार ने न ही कोई राज्य क्षेत्र किया, न किसी राज्य पे कब्जा किया, न विस्तार किया और न ही कोई आक्रमण हुआ इसी के काल में, न राज्य को बढ़ाया न घटाया, इसीलिए इसे अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अशोक के बारे में। महान सम्राट अशोक, इसका शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था। महावंश तथा तारानाथ के वर्णन से ज्ञात होता है कि सत्ता प्राप्ति के लिए गृह युद्ध में अशोक ने अपने भाइयों का वध करके राज सिंहासन प्राप्त किया। जैसा कि पता होगा आप लोगों को कि अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध करके राज सिंहासन प्राप्त किया। अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ, जबकि उसने 273 ईसा पूर्व में ही सत्ता पर कब्जा कर लिया था। राज्याभिषेक से पहले अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। कल्हण ने लिखा है कि अशोक ने वितस्ता नदी के तट पर श्रीनगर राज्य की स्थापना की थी। श्रीनगर शहर की स्थापना की थी। जो समझे दोस्त, उस समय में श्रीनगर की स्थापना की थी। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए अभिलेखों में उसकी एक ही रानी कारुबाकी का उल्लेख है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 9वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। यह अशोक का अंतिम आक्रमण था। अशोक के समय कलिंग के समय राजधानी तोसाली थी। दोस्तों जिस समय में अशोक ने कलिंग पर कब्जा किया उस समय कलिंग की राजधानी तोसाली थी। कलिंग युद्ध की विस्तृत जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है। अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त को देता है। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, तो याद रखना है दोस्तों, अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा को श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, जबकि कश्मीर में मज्झंती को और मैसूर महादेव को, जबकि सवर्ण भूमि या बर्मा सोना उत्तरा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। अशोक के अपनी प्रजा के नैतिक विकास के लिए जिन आचारों की संहिता के पालन की बात कही उसे ही अभिलेखों में धम्म कहा गया। अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोबाद से ली गई है। अशोक ने भारत में सबसे पहले अभिलेखन लिखने की परंपरा आरंभ की, जो ईरान के परंपरा का अनुकरण था। अशोक के अभिलेख 3 प्रकार के शिलालेख 14, स्तंभलेख 7 और गुफा लेख 3 उल्लेखनीय है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा खरोष्टी लिपि, सर-ए-कुना गंधार अफगानिस्तान अभिलेख अरमाइक एवं ग्रीक द्विभाषी एवं द्विलिपिक में उत्कीर्ण है। इसके अतिरिक्त अशोक के समस्त शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभलेख एवं लघु स्तंभलेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के दिल्ली टोपरा स्तंभलेख को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। अशोक के शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए। अब जानेंगे दोस्तों अशोक के बृहद शिलालेख। अशोक के शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। चलिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखते हैं अशोक के
14 विभिन्न लेखों का जो समूह है वो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुआ है। तब देखते हैं वो 8 क्या है। पहला है शाहबाजगढ़ी, पेशावर, पाकिस्तान। दूसरा मानसेहरा, हजारा, पाकिस्तान। तीसरा कालसी, देहरादून, उत्तरांचल। चौथा गिरनार, जूनागढ़, गुजरात। पांचवा धौली, पुरी, उड़ीसा। छठा जौगढ़, गंजाम, उड़ीसा। सातवां एरागुडी, कुर्नूल, आंध्र प्रदेश। और अंतिम एवं लास्ट चोपड़ा, थाने, महाराष्ट्र। चलिए दोस्तों, आप जानते हैं अशोक के लघु शिलालेख। अशोक के लघु शिलालेख 14 शिलालेखों के मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं है और इस कारण इन्हें लघु शिलालेख कहा जाता है। ये निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए हैं। रूपनाथ प्राप्त हुआ है जबलपुर, मध्य प्रदेश से। गुर्जरा, दतिया, मध्य प्रदेश। सहसराम, शाहाबाद, बिहार। भबरू, जयपुर, राजस्थान। मास्की, रायचूर, कर्नाटक। ब्रह्मगिरी, मैसूर, कर्नाटक। सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी, उत्तर प्रदेश। जतिंग, रामेश्वर, ब्रह्मगिरी, उत्तर प्रदेश। एरागुडी, कर्नूल, आंध्र प्रदेश। गोबीमठ, मैसूर, कर्नाटक। पालकीगुंड, गोविंद मठ, भारत। राजुल, मंडगिरी, कुर्नूल, आंध्र प्रदेश। अरोरा, मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश। सारोमारो, शहडोल, मध्य प्रदेश। नैतूर, मैसूर, कर्नाटक। अब जानेंगे दोस्तों अशोक के स्तंभ लेख। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो 6 भिन्न भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं। इन स्थानों के नाम हैं दिल्ली टोपरा, दिल्ली। दिल्ली मेरठ, दिल्ली। लौरिया अरेराज, चंपारण, बिहार। लौरिया नंदनगढ़, चंपारण, बिहार। रामपुरवा, चंपारण, बिहार। प्रयाग, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश। चलिए अब जानते हैं अशोक के लघु स्तंभ लेख। अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें साधारण तौर पर लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। ये निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए हैं। सांची, रायसेन, मध्य प्रदेश। सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। सारनाथ के स्तंभ लेख को ही राजकीय चिन्ह के रूप में भारत सरकार ने ग्रहण किया है। तीसरा रुमनदेई अभिलेख। नेपाल की तराई, नेपाल शासनकाल के 20वें वर्ष अशोक रुमनदेई नेपाल गया और धार्मिक कर को माफ कर दिया। यह अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है और इसे आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं। अशोक ने भूमि कर को 1/8 कर दिया। रुमनदेई, ध्यान रखना है दोस्तों कि रुमनदेई अभिलेख में अशोक ने धार्मिक कर को माफ कर दिया और भूमि कर को 1/8 कर दिया। कौशाम्बी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। निगलीवा, नेपाल की तराई, नेपाल। अब जानते हैं दोस्तों अशोक के गुहा लेख के बारे में। दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर नामक पहाड़ी के 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं, जैसे कृष्ण सुदामा, कर्ण, चौपड़, विश्व चौपड़। इनमें अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुहा दान में दिए जाने का विवरण अंकित है। ये सभी अभिलेख प्राकृत तथा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अब जानते हैं दोस्तों केंद्रीय प्रशासन। अब जानेंगे केंद्रीय प्रशासन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि केंद्रीय प्रशासन में शीर्ष अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। अब जानते हैं मौर्यकालीन शीर्ष अधिकारी तीर्थ। तीर्थ संबंध विभाग। मंत्री या पुरोहित प्रधानमंत्री होता था। सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री होता था। युवराज राज्य का उत्तराधिकारी होता था। समाहर्ता राजस्व विभाग का मंत्री होता था। संनिधाता राजकीय कोषाध्यक्ष। परदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। नायक नगर की रक्षा का अध्यक्ष। कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का प्रधान। दंडपाल सर्वोच्च पुलिस अधिकारी। व्यवहारिक नगर का प्रमुख न्यायाधीश। नागरक पौर नगर व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी। दुर्गपाल राजकीय दुर्ग रक्षकों का प्रधान। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। आटविक वन विभाग का प्रधान। चलिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब जानेंगे केंद्रीय प्रशासन में प्रमुख अध्यक्ष विभाग। तो अध्यक्ष संबंधित विभाग। लक्षणा अध्यक्ष मुद्रा तथा टकसाल का अध्यक्ष। पैतवा अध्यक्ष माप तौल का अध्यक्ष। शुल्का अध्यक्ष राजकीय अर्थदंड कार्यों का अध्यक्ष।
सीता अध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष, आकरा अध्यक्ष खानों का अध्यक्ष, विविधता अध्यक्ष चरागाहों का अध्यक्ष, पान्या अध्यक्ष व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष, नवा अध्यक्ष नौसेना का अध्यक्ष, संस्था अध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष, गणिका अध्यक्ष वेश्याओं की व्यवस्था का अध्यक्ष, लवना अध्यक्ष नमक विभाग का अध्यक्ष, मुद्रा अध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष, सूत्रा अध्यक्ष कपास वस्त्र बुनाई उद्योग का अध्यक्ष। आप जानते हैं दोस्तों मौर्य साम्राज्य के नगर प्रशासन के बारे में। नगर प्रशासन मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभक्त था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। नगर में अनुशासन बनाए रखने हेतु तथा पुलिस व्यवस्था जिसे रक्षिण कहा जाता था, नगर प्रशासन में 3 प्रकार के अधिकारी होते थे। एग्रोनोमोई जिलाधिकारी, दूसरा एंटीनोमोई नगर आयुक्त और तीसरा सैन्य अधिकारी। सैन्य एवं न्याय व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था 6 समितियों में विभक्त सैन्य विभाग द्वारा निर्देश थी। प्रत्येक समिति में 5 सैन्य विशेषज्ञ रहते थे। मौर्य शासन व्यवस्था के अंतर्गत सम्राट सर्वोच्च तथा अंतिम न्यायालय एवं न्यायाधीश था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के न्यायालय का उल्लेख है। धर्मस्थीय न्यायालय दीवानी अदालत थी, कंटक शोधन न्यायालय फौजदारी अदालत थी। अब जानेंगे गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर विभाग महामात्र सर्प के अधीन सुव्यवस्थित था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा है। 2 प्रकार के गुप्तचर थे, एक थे संस्था, दूसरा संचार। अब जानते हैं संस्था ये गुप्तचर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए गुप्तचरी करते थे। संचार ये गुप्तचर एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए गुप्तचरी करते थे। एरियन ने गुप्तचरों को ओवरसियर तथा स्ट्रैबो ने इंस्पेक्टर कहा। नर गुप्तचरों को संती, तीसना तथा शरद कहा जाता था। स्त्री गुप्तचरों को बिरसली, भिक्षुकी तथा परिवारजक कहा जाता था। आर्थिक व्यवस्था तथा व्यापार की स्थिति। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगला। आर्थिक व्यवस्था तथा व्यापार की स्थिति के बारे में जानते हैं। मौर्य काल में पहली बार भारत की राजस्व प्रणाली की रूपरेखा तैयार की गई। राजकीय आय के लिए निम्न प्रकार के कर थे। सीता राजकीय भूमि से होने वाली आय, भाग कृषकों द्वारा उत्पादित सामग्री का 6ठा अंश, परनय आपातकालीन कर, बलि कृषकों से अन्न भेंट कर, हिरण्य यह भी कृषकों से पशुओं आदि के लिए लिया जाता था, बिष्टि निःशुल्क श्रम बेगार लेना। प्रमुख व्यापारिक मार्ग। अब जानेंगे दोस्तों प्रमुख व्यापारिक मार्ग थे। प्रथम मार्ग के बारे में जानेंगे। उत्तरापथ राजमार्ग कहलाता था। यह उत्तर पश्चिम पुष्कलावती से पाटलिपुत्र होता हुआ ताम्रलिप्ति तक जाने वाला राजमार्ग था जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था। अब जानेंगे द्वितीयक मार्ग। पश्चिम में पाटल से पूर्व में कौशाम्बी तक जाता था, तत्पश्चात यह उत्तरापथ में मिल जाता था। तृतीय मार्ग दक्षिण में प्रतिष्ठान से उत्तर में श्रावस्ती तक जाकर उत्तरापथ में मिल जाता था। चतुर्थ मार्ग भृगु कक्ष से मथुरा तक जाता था, फिर उत्तरापथ में मिल जाता था। मौर्य काल में पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति और पश्चिमी तट पर भृगु कक्ष तथा सोपारा अत्यंत महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। अब जानेंगे दोस्तों सामाजिक स्थिति। मौर्य काल के सामाजिक स्थिति। कौटिल्य के अनुसार वर्णाश्रम व्यवस्था सामाजिक संगठन का आधार था। कौटिल्य ने शूद्रों को आर्य कहा है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त बतलाया है। दार्शनिक, कृषक, पशुपालन, कारीगर, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद, शासक। कौटिल्य ने सभी 4 वर्णों के लोगों को सेना में भर्ती होने का उल्लेख किया है। मौर्य कला पहला कला था जिसे राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। अशोक से पहले के भवन लकड़ी अथवा अन्य चीज़ों के बने हुए थे। पत्थरों का प्रयोग अशोक के काल में ही प्रारंभ हुआ। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि पत्थरों का प्रयोग अशोक के काल में ही प्रारंभ हुआ। मौर्यकालीन कलात्मक अवशेष निम्न रूपों में मिलते हैं। स्तंभ एवं मूर्ति, दूसरा स्तूप, तीसरा गुफा, चौथा महल, पांचवा टेराकोटा वस्तुएं। स्तंभ एवं मूर्ति। अशोक के स्तंभ मौर्य काल के सर्वोत्तम अवशेष हैं। ये स्तंभ 2 प्रकार के पत्थरों से बनाए जाते हैं। मथुरा क्षेत्र के लाल दाग वाले एवं सफ़ेद पत्थर
तथा बनारस के निकट, अब चलते हैं दोस्तों अगला पेज पर, बनारस के निकट चुनार से प्राप्त पांडुरंगी कठोर बलुआ पत्थर तक्षशिला से आए शिल्पकार उन्हें काटकर तैयार करते थे। अब जानते हैं सारनाथ स्तंभ स्तंभ श्रृंखला का सबसे सुंदर नमूना है। अशोक कालीन प्रांत, तो अब अशोक के समय में प्रांत और उसकी राजधानी को जानते हैं। प्राची मध्य प्रदेश, राजधानी पाटलिपुत्र। उत्तरापथ, राजधानी तक्षशिला। दक्षिणापथ, राजधानी सुवर्णगिरी। अवंती राष्ट्र, राजधानी उज्जैनी। कलिंग, राजधानी तोसली। अशोक द्वारा भेजे गए बौद्ध धर्म प्रचारक एवं क्षेत्र, तो इसमें दोस्तों अशोक जिसको जहाँ जहाँ भेजे थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसका नाम और किसको कहाँ भेजा उसका क्षेत्र। मझंतिक को भेजा कश्मीर गंधार, मझिम हिमालय, धर्मरक्षित पश्चिमी भारत, महारक्षित यवनराज, महेंद्र श्रीलंका जो इनका पुत्र था। नोट, अब नोट में कुछ बातों को देख लेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अशोक का नाम बुद्ध शाक मस्की में है। अशोक के दूसरा शिलालेख और 13वें शिलालेख में दक्षिण भारत के 3 राजा एवं 13वें के 5 यूनानी राजा का उल्लेख है। 5वें शिलालेख में धर्म महापात्र का एवं भबरू शिलालेख में अशोक का नाम प्रियदर्शी, मस्की में अशोक का नाम बुद्ध, शाक मस्की, नेटूर, उडगोलन और गुजरा में अशोक का नाम उल्लेखित है। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित किया। लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़ में रामपुरवा स्तंभ लेख चंपारण बिहार में है। प्रयाग स्तंभ लेख अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में स्थापित कर दिया, पहले यह कौशाम्बी में था। अशोक की अभिलेख की भाषा प्राकृत थी और अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी में थी। यह खरोष्टी लिपि पाकिस्तान में और अरेमाइक और यूनानी लिपि अफगानिस्तान में मिली। अशोक के बाद कुणाल, उसके बाद दशरथ और सबसे अंत में बृहद्रथ गद्दी पर बैठा। तो याद रखना होगा आपको कि मौर्य काल के जो सबसे अंतिम शासक था वो बृहद्रथ था और सबसे फर्स्ट जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और मौर्य साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक बृहद्रथ। अशोक के बाद कुणाल, उसके बाद दशरथ और सबसे अंत में बृहद्रथ गद्दी पर बैठा। तो दोस्तों आपको आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब कल हम चर्चा करेंगे मौर्योत्तर युग। कल मेरा बायोलॉजी नहीं होगा, कल दोस्तों होगा इतिहास। इतिहास में कल हम देखेंगे मौर्योत्तर युग को। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।